बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल के अंदर आप सबको वेलकम करते हैं। हमने सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक स्टार्ट की थी। पहले लेक्चर में हमने सिंपल इंट्रोडक्शन लिया था होम्योस्टेसिस का, कि ये क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों है बॉडी को। तो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करने से पहले ये एक बात आपसे डिस्कस करते चले कि जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो पहला ही पेज पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी ऐसी लाइंस हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो वो बच्चों को लगता है कि ये सेकंड ईयर में लगता है बायोलॉजी बहुत मुश्किल है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट जो पेज है आपकी सेकंड ईयर बायोलॉजी का, इसमें थोड़ी सी जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं उनको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे एज़ पर लाइन ही जिस तरह से बुक पे लिखी हैं। तो इंशाल्लाह आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि तो आपको बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगेगा। हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था कि होम्योस्टेसिस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो होम्योस्टेसिस क्या है? सिंपली चीज़ों को बैलेंस करना। कौन सी चीज़ों को बैलेंस करना? हमारी बॉडी की इंटरनल चीज़ों को बैलेंस करना। किस वजह से करना? इसमें हमने 4 टर्मिनोलॉजीज जो बेसिक पढ़ी थी, जो आपने याद रखनी थी फर्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपने वो पढ़ा होगा कि हर ऑर्गेनिज्म के 2 इन्वायरमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक उसकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है? हवा है, पानी है, टेम्परेचर है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? सेल की अंदर का इन्वायरमेंट, बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट। इसमें भी टेम्परेचर, हवा और ये गैसेस वगैरह, सोल्यूट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंट होती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। फिर हमने बात की थी वाइड रेंज और नैरो रेंज की। एक्सटर्नल और इंटरनल ये हमें समझ आ गया। फिर वाइड रेंज और नैरो रेंज, इसका मतलब क्या था ये भी हमने पढ़ा था कि वाइड रेंज का मतलब है कि चीज़ों का अप एंड डाउन होना बहुत ज़्यादा एक लेवल पर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, बहुत कम भी हो जाता है। सर्दियों में 20 हो जाता है, गर्मियों में 40 हो जाता है। तो ये वाइड रेंज है, जितना मर्जी अप एंड डाउन हो। लेकिन हमारी इंटरनल जो बॉडी है इसकी कंडीशन नैरो रेंज में हमने रखनी है। नैरो रेंज में रखने का क्या मतलब था कि करीब करीब एक बॉडी ने पॉइंट सेट कर दिया है जब वो बन रहा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पॉइंट के करीब करीब रहना है। ये भी नहीं है कि एग्जैक्टली वहीं पे रहें, इतना भी मतलब बॉडी जो है वो एग्जैक्टली नहीं फिक्स करती, लेकिन उसके करीब करीब रहना है। 37 डिग्री अगर हमने अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है तो एग्जैक्टली 37 नहीं भी करेंगे तो गुजारा हो जाएगा, 36 कर लेंगे फिर भी गुजारा हो जाएगा, अगर 38 है इनके दरमियान गुजारा हो जाएगा। ये है नैरो रेंज, कि वो करीब करीब हमने रहना है। अब इसके बाद हमने होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर आज फिर करना है। तो इसके रिलेटेड हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है, इंपीरियल पेंगुइन्स। ये जो पेंगुइन्स हैं ये आपको पता है ये बड़े प्यारे एक बर्ड्स की टाइप है। तो ये साहिल समंदरों पर रहते हैं और इस तरह से चलते हैं। आपने अक्सर नेशनल जियोग्राफी पे देखा होगा, टीवी पे आपने देखा होगा। इनका जो लाइफ स्टाइल है ना वो ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ा ही मज़ेदार और खुदा याद आ जाता है कि जब ये अपने एक अंडे से ये पूरा जानदार बनाते हैं तो किस तरह से ये बनता है। तो होता क्या है कि ये जब सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो ये पेंगुइन्स क्या करते हैं, ये साहिल समंदर से 100-200 किलोमीटर परे चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं, काफ़ी अरसे तक वो पहुंच जाते हैं 100-200 किलोमीटर दूर। क्योंकि ये अंटार्कटिका के एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा -डिग्री पे होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। तो इतनी सर्दी पहले ही है वहाँ। तो जब सर्दियों का सीज़न आएगा तब तो -40 डिग्री तक भी चला जाता है। ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा, हम नॉर्मल सर्दी जब होती है 20, 10, 5 यहाँ पर जब आ जाती है तो हमारी बस बस हो जाती है। और ये -40 पे किस तरह से गुजारा करते होंगे। एक तो -40 पे इन्होंने खुद रहना है, दूसरा हम जो बात कर रहे हैं कि अंडे से पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं। तो वो फीमेल्स चली गई 100-200 किलोमीटर दूर सर्दियों के स्टार्ट में, वहाँ जाके खाते पीते हैं, ग्रुप्स की सूरत में ये रहते हैं, खाते पीते हैं। और उसके बाद जब
फीमेल अंडा देती है तो ज़रा गौर कीजिएगा, जो मेल है उसका वो नीचे अपने पाँव से पकड़ लेता है, उसे फीट नीचे कर देता है और उसको पकड़ लेता है, क्योंकि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बहुत माइनस है और जो एग को टेम्परेचर चाहिए इंक्यूबेशन के लिए, उसमें से बर्ड निकलने के लिए, वो 38 होता है। तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी तकरीबन 37-38 है। तो वो एक तरफ उसने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, दूसरी तरफ उस एग को भी 38 देना है। तो वो ज़मीन पे नहीं पड़ने देता, बल्कि वो क्या करता है, फीमेल से ले लेता है एग मेल, और उसके बाद उस एग को भी टेम्परेचर उतना मेंटेन करके देना है और अपनी बॉडी को भी बचाना है उसने। ये कैसे बचाएगा, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगी, हाई जो लेवल ऑफ हीट वो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होगा, उसकी बॉडी में हीट जो फैट स्टोर होती है, तो वो सर्दियों के सीज़न में जब बर्फानी तूफान आते हैं उन सीज़न में उस चर्बी को पिघलाकर और मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से अपना बचाव करता है। गुजारा करना है किसी तरह, सरवाइव करना है किसी तरह, और सरवाइव करने के दौरान अपनी बॉडी को भी बचा रहा है और साथ में उस एग को भी अपनी बॉडी का वही टेम्परेचर 38 मेंटेन करके दे रहा है। उसमें से फिर वो छोटा सा पेंगुइन का बच्चा निकलता है, वो इतना प्यारा लगता है। तो यहाँ पर हम जब गौर करें तो फिर हम कहेंगे फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहरहाल हम होम्योस्टेसिस के जो 2 लेवल हमने स्टडी करने हैं आज, कि ये कौन कौन से लेवल पर होता है। एक सेल लेवल पर होता है, एक पूरे ऑर्गेनिज्म लेवल पर होता है। तो फर्ज करें ये जो मैंने एक बनाया है सर्कल, ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इस ऑर्गेनिज्म के बाहर ये उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो हमने कहा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज कौन सा आ रहा है, वाइड रेंज में फ्लक्चुएशन, अप एंड डाउन, मतलब पानी बहुत ज़्यादा कभी मिल रहा है, कभी बहुत कम भी हो सकता है एकदम। तो लेकिन इंटरनल बॉडी की जो डिमांड है वो तो सेम है। हमने पढ़ा है कि हर ऑर्गेनिज्म और हर सेल उसमें 70-80% क्या होता है, जी बिल्कुल, पानी। तो वाटर का तो लेवल उतना ही रखना है, अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो वो एक्स्ट्रा किस तरह से बाहर निकालना है, अगर कम हो गया तो वो पूरा कैसे करना है। यही है एक्चुअली होम्योस्टेसिस। तो बात यहाँ मैं कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, चेंज सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद वही चेंज जाता है उसके इंटरनल बॉडी के अंदर, इन बिटवीन द सेल, ये सेल है तो सेल के दरमियान में यही जो फ्लक्चुएशन होगी, तो उसके बाद सेल के अंदर वही फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन सेल ने वो फ्लक्चुएशन जो है वो नैरो रेंज में रखनी है। मतलब सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स को फर्क पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, वो एक नैरो रेंज उसने रखी हुई है कि पानी अगर 70% सेल के अंदर है तो ये बाहर से बहुत ज़्यादा वाटर मिल रहा है तो 75 मैक्सिमम कर लेगा, इससे ज़्यादा करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो ये जो सारा प्रोसेस है कि किस तरह से उसने मेंटेन करना है नैरो रेंज को, बाहर वाइड रेंज है, अंदर नैरो रेंज है, तो नैरो रेंज रखनी है वाइड रेंज के मुकाबले में, वो सारा होम्योस्टेसिस है। तो सेल लेवल पे ये 2 चीज़ें हैं। कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि कीप फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज, बॉडी के अंदर ये इन बिटवीन सेल और सेल के अंदर भी क्या होता है, प्रॉपर एक कंट्रोल सिस्टम जो चीज़ों को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। अब वो नैरो रेंज में जो चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इंट्रासेलुलर मीडियम को भी उसने बैलेंस करना है और एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम को भी उसने बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। इंट्रासेलुलर मीडियम कौन सा है, विद इन द सेल मेम्ब्रेन, एमसीक्यूज में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है और सेल की ये मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जितना भी मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, इंट्रासेलुलर मीडियम। और इस इंट्रासेलुलर मीडियम को हमने मेंटेन करके रखना है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम कौन सा है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो इनके दरमियान जो मीडियम है ये है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। अब इसको भी हमने मेंटेन करना है, ठीक है। 2 चीजें बाहर से हमने बचानी है, बाहर वाइड रेंज में चेंज आ रहा है, उसे एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम को बचाना है और दूसरा सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रा सेलुलर मीडियम है
इनको बैलेंस रखना है। अब ये देखिएगा किस तरह से आगे यहाँ पर ना एक बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो ये एक बड़ा ही मासूम और प्यारा बच्चा था, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर आप तो कह रहे हैं वेस्कुलर फ्लूइड जो है वो ब्लड है, या ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है स्पेसिफिकली, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर क्यों लिखा है? ब्लड तो वेसल के अंदर होता है। तो यहाँ पर उसकी कन्फ्यूजन और आप सबकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, उस लाइन को क्लियर करने के लिए मैं बताता चलूँ कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये आगे दो टाइप्स का हो सकता है। एमडी कैट का ये एमसीक्यूज है, नोट कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसको भी हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और दूसरा है वेस्कुलर फ्लूइड, इसको भी हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं। वो किस तरह से कह सकते हैं ये जरा देखिएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो इन बिटवीन सेल है, ये बॉडी के सेल्स हैं या टिश्यू हैं, इनके दरमियान में जितना भी फ्लूइड है, सेल के बाहर, सेल्स के बाहर जो सराउंडिंग में फ्लूइड है वो कौन सा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसको भी हम क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और दूसरी तरफ वेस्कुलर फ्लूइड है, ये वेजल के अंदर होता है, जैसे ब्लड वेजल है उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो ब्लड है, उसे हम वेस्कुलर फ्लूइड कहेंगे। लेकिन यहां एफिशिएंटली ब्लड में से जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, उसके अलावा जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं वेस्कुलर फ्लूइड। गौर कीजिएगा जरा, वेजल के अंदर जो फ्लूइड होता है, पहली बात उसे हम कहते हैं वेस्कुलर फ्लूइड। लेकिन वेजल के अंदर ब्लड है पूरा, तो पूरे का पूरा ब्लड जो है वो वेस्कुलर फ्लूइड नहीं है, बल्कि ब्लड सेल्स, वो भी तो सेल है ना, उन सेल के सराउंडिंग में, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, उनके सराउंडिंग में उनके साथ जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है वेस्कुलर फ्लूइड। ठीक है, इसीलिए हमने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर। तो वेजल के अंदर तो मौजूद है, लेकिन वेजल के अंदर वो ब्लड है और ब्लड में सेल्स भी हैं, तो उन सेल्स के सराउंडिंग में जो फ्लूइड होगा उसे कहेंगे वेस्कुलर फ्लूइड। तो क्लियर है? होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कहता है कि होम्योस्टेसिस डजंट मीन टू कीप इंटरनल एनवायरनमेंट फिक्स। कि होम्योस्टेसिस, चीज़ों को बैलेंस करने का मकसद ये नहीं है कि हमने इंटरनल अपनी बॉडी की जो जितनी भी कंडीशंस हैं उनको फिक्स रखना है पिन पॉइंट पर, कि 37 डिग्री है तो 37 ही होना चाहिए। बॉडी जो है उसको 37 पे ही करेगी तो हम सर्वाइव करेंगे। नहीं, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि 37 के करीब करीब भी अगर हम हो जाएं तो सर्वाइव कर जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। वो है नैरो रेंज कि 37, 36 या 38, इसके दरमियान हमने एक बॉडी को गुंजाइश दे दी, सहूलत दे दी कि इसमें आप काम कर लें। ठीक है, तो ये फिक्स अमाउंट में या फिक्स नहीं होता कि होम्योस्टेसिस उतनी ही करनी है। सिंपल इसकी एक एग्जांपल लें कि एक छोटा सा बच्चा है, ये शहरों में इस तरह के ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे को पार्क में ले जाते हैं। ठीक है, और बच्चे को कहते हैं कि बेटा आपने यहाँ पे विज़िट करना है, यहाँ पर खेलो कूदो, इतने एरिए से बाहर नहीं जाना, ये इस पार्क से बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो वो फिर पार्क से बाहर नहीं जाता और वहाँ पर खेलता है, उसे सहूलत मिल गई है खेलने की। लेकिन अगर पार्क से बाहर जाएगा तो क्या होगा? वो किडनैप हो जाएगा या गुम हो जाएगा। तो वो वाइड रेंज है, जिधर मर्जी निकल सकता है, लेकिन उसे नैरो रेंज दे दी वालिदैन ने कि ये पार्क के अंदर ही रहना है आपने। ऐसा भी नहीं है कि उसे कहना कि भाई मेरे लागे ही बैठा रहा है, इतों दूर नहीं जाना तुम। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, लेकिन उसको एक थोड़ी सी रेंज जो दे दी है उसमें वो विजिट करे। ऐसे ही बॉडी को एक रेंज दे दी है, उसे ये नहीं कहा गया कि 37 ही करना है, उसे कहा गया कि थोड़ी सी इस रेंज में जिधर मर्जी आप कर दो, तो वो बॉडी उस रेंज में अरेंज कर देती है चीज़ों को। नेक्स्ट है कि अगर हम एग्जांपल लें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, कि किसी भी सेल की बात करें, प्लांट सेल है फॉर एग्जांपल, ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल या प्लांट को बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर एकदम मिल जाता है, और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वाटर मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है, लेकिन उसका इंटरनल जो वाटर की डिमांड है वो तो उतनी ही है। तो देखिए वाटर अवेलेबिलिटी चेंज ट्रमेंडसली, एकदम बहुत तेज़ी के साथ आप या
डाउन हो सकती है। लेकिन उसने क्या करना है, उसने इंटरनल जो वाटर का लेवल है, वाटर उसको मेंटेन रखना है। इस कंडीशन में कि अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर हो, बहुत ज़्यादा हो, फिर भी मेंटेन रखना है। इस कंडीशन में ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन कि पानी मिल ही ना रहा हो, तो फिर भी प्लांट ने अपना इंटरनल वाटर जो है वो उतना ही रखना है। तो वो कैसे करेगा? वो करेगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिस्टम। उसकी जो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा है सिस्टम, वो, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कंट्रोल सिस्टम है क्या, इसके कंपोनेंट्स कैसे हैं और किस तरह से ये काम करता है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी मे वेरी इन नैरो रेंज। अब ये भी कंफ्यूज करती है बाज दफा बच्चों को लाइन, ज्यादा पानी हो या कम पानी हो बाहर, तो वो डेफिनेटली बाहर से उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा, तो उसका जो इंटरनल वाटर का लेवल है वो भी तो ज्यादा या कम होगा, ऐसे ही है। लेकिन वो कहता है ये नैरो रेंज में होगा। अगर बाहर फ्लडिंग हो रही है लेकिन अंदर पानी उसके सेल के अंदर क्या रहेगा, नॉर्मली थोड़ा सा हाई होगा, और नॉर्मली वो रहेगा बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पानी ही पानी होगा, नहीं तो पानी की वजह से वो सेल फट भी सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हाई होगा अगर पानी ज़्यादा मिल रहा है, और अगर पानी नहीं मिल रहा है, ड्राई कंडीशन है, तो सेल के अंदर नॉर्मली पानी की थोड़ी सी कमी होगी। लेकिन वो इस कंडीशन में अपने आप को बचाएगा, सही है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम उस वक्त क्या करते हैं, पैसों को बचा बचा रखते हैं कि जो हैं उनसे गुजारा करें। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम अपनी ज़रूरत के पैसे पास रखते हैं, बाकी बैंक में रख देते हैं। ऐसे ही पानी, ये जो प्लांट सेल है, एक्स्ट्रा वाटर मिलता है, वो अपनी डिमांड पूरी करके थोड़े बहुत, मतलब ज़्यादा पानी का लेवल इसमें हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा को बाहर निकाल देगा। और अगर पानी नहीं मिल रहा तो वो जो पानी उसके पास है उसको बचा के रखेगा, और वो नॉर्मल लेवल पूरा ही रखेगा अपना। फिर कहता है ये किसकी मदद से होता है, कंट्रोल सिस्टम, बॉडी के कंट्रोल सिस्टम की मदद से। वो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वुड नॉट लेट फ्लडेड इन सेल ऑफ अबंडेंट सप्लाई, के सेल को जब पानी ज़्यादा मिल रहा होता है उस वक्त उसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं जाता, थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से अगर उनको पानी बहुत कम मिलेगा तो वो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, सेल को पानी की कमी नहीं होगी, बल्कि सेल थोड़े पानी में गुजारा करेगा, जो पानी है उसको बाहर नहीं निकालेगा और अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगा, बिल्कुल डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। इस तरह से ये जो आदतें हैं, अडॉप्टेशन इज गुड फॉर ऑर्गेनिज्म इन हाई एंड लो लेवल ऑफ वाटर। ये जो आदत अपनाई है किसी भी ऑर्गेनिज्म में कि उसको ज़्यादा चीज़ मिले, ज़्यादा वाटर मिले या फिर कम मिले, तो उसके अंदर उसने कैसे सरवाइव करना है, ये कहता है कि उस ऑर्गेनिज्म को फील करवाती है नॉर्मल इन ड्रास्टिक चेंज। उसको नॉर्मल रहने देती है, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो फिर वो गुजारा कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे थे तो मैंने कैसे रहना है, उसे पता है कि जब मेरे पास थोड़े पैसे हैं तो मैंने कैसे सर्वाइव करना है। तो इन ऑर्गेनिज्म को पता है कि वो जो चीज़ें हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में वो कम या ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन मैंने उनको बैलेंस रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होम्योस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसको इंशाल्लाह मज़ीद कंट्रोल सिस्टम को आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।